हेलो 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 हेलो। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जॉइन टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम आपका क्लास 9th मैथमेटिक्स गणित मंजरी जो आपकी है उसमें एक बहुत प्यारा सा चैप्टर है, नाम है इसका तोते उड़ जाते हैं याद करने में। आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। चैप्टर का नाम है आई एम अप एंड राउंड एंड राउंड। ऐसा लग रहा है कितना मजाक मस्ती कर रहा हूं अंदर, लेकिन तोते उड़ा देता है ये चैप्टर, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। बच्चों आपको मैं बता देता हूं, पहले भी क्लास 9 की मैथमेटिक्स में ही चैप्टर था, जो कुछ कंटेंट था ऑलमोस्ट वैसा ही है, थोड़ा एक नए अंदाज में पेश किया गया, क्योंकि गणित अब ऐसा थोड़ा कि बुक बदल रही है तो गणित भी बदल जाएगी, 2 और 2 5 हो जाएंगे। सेम टू सेम ही है सारी चीजें, बस आपका उसका अप्रोच अलग तरीके से उन्होंने दिया हुआ। एक बात, दूसरी बात, ये चैप्टर क्लास 10th में दोबारा आता है। ट्रायंगल और सर्कल नाम के चैप्टर 9th और 10th में दोनों बार बच्चे पढ़ते हैं, सेम नाम से होते हैं। इस बार अभी ऐसे उठपटांग सॉरी भाई, उठपटांग से नहीं, बहुत अच्छा नाम रखा हुआ आपने। ऐसे नाम ये लोग रख देते हैं, तो ऐसे ही कुछ क्या पता 10th में भी अब कुछ और रख दें, आई एम यू एंड वो करके। तो अभी के लिए फिलहाल तो यही है बच्चों। अब देखो मेरा अप्रोच क्या होगा इसमें, हमें इसमें थ्योरम से थ्रू आउट द चैप्टर थ्योरम चलेंगी, लेकिन मेरा अप्रोच ये रहेगा पूरे सब कुछ पूरे चैप्टर की समरी आज के वीडियो में आपको दे दूंगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया, इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए हम चलेंगे। इसको पढ़ने का जो तरीका है वो ये होता है कि पहले ट्रायंगल पढ़ा जाता है, क्योंकि इसकी प्रूविंग करते समय थ्योरम्स की ट्रायंगल्स का यूज होता है, कॉन्ग्रुएंसी वगैरह। मुझे नहीं पता, क्या पता पिछली क्लासेस में आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा दी होंगी, आप मुझे बता देना। तो मेरा भी अप्रोच क्या रहेगा बच्चों, वो ये रहेगा कि हम जनरलाइज वे में पढ़े, एक एज अ बिगिनर जैसा पढ़ेगा वो पढ़े, जिसको पीछे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। यानी थ्योरम को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूंगा। अगर थ्योरम समझ में आ गई कहना क्या चाह रही है, तो उसकी प्रूविंग भी हो जाती है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे पहली बात होती है समझो वो कह क्या रहा है। तो मेरा पूरा आज का फोकस इस पे रहेगा, तो मैं बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा रहा हूं, प्लीज फोकस करना इस पे, मेरे पे ट्रस्ट करना। सारे क्वेश्चंस मैंने कराने, ये मेरा वे होगा पढ़ाने का, ये मेरी मेथोडोलॉजी होगी जिसको मैं यहां पर फॉलो कर रहा हूं। ध्यान से सुनो, पहले लेक्चर से बेसिक्स आते हैं, सर्कल किसे कहते हैं। ये चैप्टर अभी भी पढ़ रहे हो, 10th में ही पढ़ोगे, 11th में ही पढ़ोगे, अलग अलग लेवल पे इसका लेवल बढ़ता जाता है, या जो भी है होता है। सर्कल क्या है, सबसे पहले मैं आपको कहूं कि आपको मूव भी करना है और किसी अपने घर से आपको फिक्स्ड डिस्टेंस पर भी रहना है। सोचो, अगर मैं अपने घर से चलता हूं, जैसे अपने घर से चलता रहता हूं, तो मेरी दूरी घर से बढ़ती रहती है। लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूं कि भाई मुझे चलना भी है, लेकिन अपने घर से मैं फिक्स्ड डिस्टेंस पर भी रहूं। तो ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव हो सकता है जब आप इस तरह के पाथ में चलो, यानी कि P फॉर प्रणव जो है, ये अपने O फॉर ओरिजिन, यानी जब प्रणव का जो घर है बेसिकली उसको O से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रणव इस तरीके से मूव करेगा, O के चारों तरफ मूव करेगा एक ऐसे पाथ में कि डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। यानी P क्या है? P, ये जो येलो कलर का ये जो दिख रहा है आपको, ये एक रास्ता है, एक लोकस कहते हैं इसे। इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which is always equidistant from a fixed point। इक्विडिस्टेंट का मतलब है, इक्विडिस्टेंट मतलब किसी फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। इस इक्विडिस्टेंट को ही हम रेडियस कहेंगे उस सर्कल की, उस पाथ को हम कहेंगे कि वो सर्कुलर पाथ है, उस इक्विडिस्टेंट को हम रेडियस कहेंगे, इक्विडिस्टेंस को, और उस फिक्स्ड पॉइंट को बच्चों हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। तो सर्कल कोई पूछेगा क्या है, इट इज नथिंग बट द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज ऑलवेज रिमेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, वेयर दैट इक्विडिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कंसिडर्ड बी एज अ सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द लोकस इज नोन एज अ सर्कल। वो जो पाथ है जिसमें वो चल रहा है उसे सर्कल कहते हैं। तो आप किसी इसकी सर्कल की खास बात क्या है, सर्कल में कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे, P Q R S T U V, कोई भी आप पॉइंट लोगे, उस पॉइंट की खास बात ये होगी कि उसको जैसे ही आप सेंटर से ज्वाइन करोगे, डिस्टेंस हमेशा सेम टू सेम आएगा। ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कल है, और यही डेफिनेशन आप कितने भी बड़े हो जाओ, सर्कल की डेफिनेशन आप यही पढ़ने वाले हो। आगे जाकर ना बच्चों सारे ज्योमेट्रिक फिगर को ऐसे ही डिफाइन करना पड़ता है कि एक जनरल पॉइंट की ट्रेजेक्टरी होती है, वो रास्ता होता है कि वो किस रास्ते को फॉलो कर रहा है। सोचो कि ये P पॉइंट है, या सोचो कि प्रणव के पैरों के नीचे चूना डाल दिया, अब प्रणव जहां जहां चल रहा है वहां पे वो बनता रह रहा है, ट्रेजेक्टरी बनती रह रही है। तो ये इस तरह की ट्रेजेक्टरी देखने को हमें मिलेगी, तो हम सर्कल कहेंगे। ऐसे ही आगे जाकर के आप पढ़ोगे, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, इलिप्स होता है, उस समय वो जिस तरह के नियम को फॉलो करता है। अभी ये एक नियम को फॉलो कर रहा है कि मुझे फिक्स्ड पॉइंट से सदा फिक्स्ड डिस्टेंस रखना है। ऐसे ही दूसरे ज्योमेट्रिक फिगर्स आते हैं, वो भी अलग अलग तरह के नियम को फॉलो करते हैं कि भाई हम दो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस का सम होगा वो कांस्टेंट रखेंगे, तो कुछ और बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा, वगैरह वगैरह। ऐसा होता है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, हर एक के नियम होते हैं ज्योमेट्रिक फिगर के। सर्कल का ये नियम है कि फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस लगाता है, यानी फिक्स्ड पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल, और फिक्स्ड डिस्टेंस यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल होता है।
बच्चों अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें थ्योरम्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहली थ्योरम कह रही है कि देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। कहना क्या चाहता है, यह कहना चाहता है कि जैसे मैं अगर आपको कहूं कि एक पॉइंट से होकर कितनी लाइंस गुजर सकती है, प्लीज तो आप बोलो मुझे कितनी गुजर सकती है, टाइम स्टैम्प के साथ सही सही बोलना, डिलीट मत करना, एडिट मत करना। यस, अगर किसी बच्चे ने कहा कि एक, पहले तो किसी को तो समझ ही नहीं आया, लेकिन जिसको समझ में आ गया वो कह रहा मास्टर एक नहीं, देखो इसी पॉइंट से होकर के लाला मैंने यहां पर दूसरी लाइन गुजार दी, मैंने इसी पॉइंट से होकर यहां तीसरी लाइन गुजार दी, चौथी लाइन गुजार दी, पांचवी लाइन गुजार दी, छठी लाइन गुजार दी, सातवीं लाइन गुजार दी। मास्टर की वो देख रहा, प्रिसाइजनेस देख रहा। तो कहने का मतलब यह है कि एक ही पॉइंट से हमने देखा कि यहां पर इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है, तो एक पॉइंट सफिशिएंट नहीं होता किसी लाइन को डिफाइन करने के लिए। मेरी बात को समझना, लाइन चैप्टर नहीं है मेरा, अगली क्लास में 11th में आता है चैप्टर, बट स्टिल मैं समझा रहा हूं कि अंडरस्टैंडिंग इसे बिल्ट होगी। अब मैं कहता हूं मुझे बताओ दो पॉइंट से होकर कितनी लाइन गुजर सकती है। इस पॉइंट से होके बहुत सारी लाइन गुजर सकती है, इस पॉइंट से होके बहुत सारी लाइन गुजर सकती है, लेकिन एट अ टाइम इससे भी गुजरे और उससे भी गुजरे लाला, ये एक ही मात्र लाइन हो सकती है जो इस पॉइंट से भी गुजरे और उस पॉइंट से भी गुजरे। इसके अलावा आप बता नहीं सकते कोई ये रेड कलर की लाइन के अलावा कोई दूसरी लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती है जो कि इन दोनों पॉइंट से एट अ टाइम एक ही समय में गुजरे। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि दो पॉइंट से होकर एक यूनिक लाइन जाती है, यानी कि दूसरे शब्दों में एक स्ट्रेट लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, मैक्सिमम तो फिर कितने भी, मिनिमम कम से कम अगर 2 पॉइंट आपको गिवन है तो 2 पॉइंट से होकर एक ही लाइन जा सकती है, 2 पॉइंट से होकर एक ही लाइन जा सकती है। तो लाइन के लिए रिक्वायरमेंट है 2 पॉइंट। वैसे ही कह रहा है कि सर्कल के लिए 3 नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं, ऐसे नहीं कि 1 2 3, ऐसे नहीं, ऐसे तो सर्कल फॉर्म ही नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर आपके 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखे हैं, जैसे एक पॉइंट ए दे रखा है, एक पॉइंट बी दे रखा है और एक पॉइंट सी दे रखा है। अब जैसे कोई पूछता है ए पॉइंट से कितने सर्कल जा सकते हैं, आप बोलोगे मास्टर ए पॉइंट से एक सर्कल ये जा सकता है, ए पॉइंट से एक सर्कल ये जा सकता है, ए पॉइंट से एक सर्कल ये जा सकता है, ए पॉइंट से एक सर्कल ये जा सकता है। क्या आप समझ रहे हो, उस पॉइंट को टच करते हुए कितने सारे सर्कल जा पा रहे हैं, उसी पॉइंट ए को टच करते हुए अभी 4 दिखाए, लेकिन आप जानते हो अनंत जा सकते हैं। आप जानते हो कि अनंत तरह के सर्कल हो सकते हैं जो इस पॉइंट ए को टच करके जाएंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूं, ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। तो ए पॉइंट को टच करके बहुत सारे सर्कल, यानी कि एक पॉइंट से अनेक सर्कल निकल सकते हैं। वैसे ही 2 पॉइंट से भी अनेक सर्कल निकल सकते हैं। जैसे 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन निकलती थी, लेकिन यहां 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल नहीं, अनेक सर्कल निकल सकते हैं। मैं बनाकर दिखा देता हूं। जैसे ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट एक बी है। अब कोई बोल रहा कि एक सर्कल मैंने गुजार दिया, इन दोनों पॉइंट से गुजर रहा, बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन क्या यही एकमात्र सर्कल होगा? क्या दूसरा कोई सर्कल नहीं हो सकता जो इससे गुजरे? तो हो सकता है मास्टर, कम से कम ये दूसरा ऐसे ही हो जाएगा। फिर ऐसे कर करके बहुत सारे हो सकते हैं। 2 तो मैंने कम से कम आपको ऐसे ही दिखा दिए, 2 तो ऐसे ही दिखा दिए कम से कम। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं बच्चों जो 2 पॉइंट से गुजर रहे हो, 2 पॉइंट से गुजर रहे हो, यानी यूनिक नहीं होते सर्कल। लेकिन अगर आपके पास यहां पर 3 पॉइंट दे दिए जाए और तीनों और सर्कल को इससे भी तीनों से एट अ टाइम गुजरना है, तो वो एक ही सर्कल हो सकता है। यानी सर्कल को यूनिक बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट में आपके बहुत सारे, यहां पे समझो ठीक इसी की तरह, जैसे एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें गुजर सकती है, लेकिन 2 पॉइंट से एक ही समय में एक ही लाइन गुजर सकती है। वैसे ही 3 पॉइंट से जो कि नॉन कोलिनियर हो, अलग अलग एक ही लाइन में ना हो, उनसे होकर एक ही सर्कल यूनिक हो जाता है। यानी सर्कल को यूनिक बनाना है तो 3 पॉइंट से होकर के वो गुजरे तो यूनिक हो सकता है। 2 पॉइंट से बहुत सारे सर्कल गुजर सकते हैं। इसका सिर्फ मतलब इतना, मैं मतलब ही समझाना चाह रहा हूं आज के दिन में, मैं सिर्फ मतलब समझाना चाह रहा हूं। समझेंगे नहीं समझे मुझे बताना, मुझे बता भी देना कि मास्टर ये वाले नंबर की थ्योरम समझनी है। सारी इंडिपेंडेंट थ्योरम है, हो सकता है 1 में कुछ प्रॉब्लम हो, मुझे लिख देना थ्योरम 1 नहीं समझ में आई, या आगे थ्योरम 5 समझ में नहीं आएगी तो बोल देना थ्योरम 5 समझ नहीं आई। ऐसा नहीं है कि एक समझ नहीं आएगी तो सारी नहीं आएगी, कोई नहीं आएगी। तो देखते हैं मेरे कितने 12 आउट ऑफ कितने नंबर आते हैं आज समझाने में। ये कुछ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, अभी के लिए समझने के लिए चाहिए, बाद में हम इन पे डिस्कशन करेंगे दोबारा से आकर के। अभी हम ऊपर से इसको थॉरोली पढ़ रहे हैं और ये राइट अप्रोच है पढ़ने का, एक बारी में पूरा चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। ये क्या होगा, ऐसे ही समझाने के लिए कि 3 पॉइंट, जैसे नॉन कोलिनियर पॉइंट है ना 3, तो इन तीनों से एक ही सर्कल पास कर सकता है एक टाइम पे। अगर ए से भी, सी से भी गुजरे, ए से भी गुजरे, बी से भी गुजरे, ऐसे कितने सर्कल हो सकते हैं? एक ही हो सकता है जो दिख रहा है आपको। अब इन तीनों पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट करते हैं ट्रायंगल बनता है। तो बच्चों इस प्रकार के स्पेशल सर्कल को एक नाम दिया जाता है, उसको, ये सर्कल के सेंटर को नाम दिया जाता है सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। और इस सर्कल को कहते हैं सर्कम सर्कल। सर्कम का मतलब होता है चारों तरफ से घेरना, तो सर्कमफेरेंस उसी से बना है। तो सर्कम सर्कल का मतलब है जिसने घेरा हुआ है, जिस सर्कल ने घेरा हुआ है, किसको? ट्रायंगल को। तो यहां पे हम कह सकते हैं ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर,
या दूसरे शब्दों में ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब किया है सर्कल ने, तो इसीलिए इसे सर्कम सर्कल कहता है, क्योंकि सर्कमस्क्राइब करता है। इस प्रकार के सर्कल के सेंटर को स्पेशल नाम सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर कहते हैं इसको क्या कहते हैं, यहां लिखा होगा मैंने, सर्कम सेंटर कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है। बस ये इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, चीज में कोई रोल नहीं है, बाद में समझेंगे कि ये क्यों क्यों हम पढ़ रहे थे। अभी ये ले तो फिलहाल इतना ही समझ में आया। जो मैं कह रहा था 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, आप मुझे बना के दिखा दो इन तीनों से एट अ टाइम जाता हुआ एक दूसरा सर्कल, इसके अलावा बना के दिखा दो आप मुझे। एक ही सर्कल बन सकता है जो एग्जैक्टली दिख रहा है, यही बस, इसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता। अब थ्योरम 2 कहती है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बहुत सिंपल है, जैसे आपके पास ये एक सर्कल है, कॉर्ड्स का मतलब क्या हो पहले वो समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। कॉर्ड का मतलब होता है जैसे ये सर्कल है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस सर्कल में इसका सेंटर होता है एक रास्ते में कहीं पे। अभी सर्कल में कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जैसे एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, बस इन 2 पॉइंट्स को जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो जो लाइन सेगमेंट बनता है बच्चों, इसी लाइन सेगमेंट का एक स्पेशल नाम होता है क्या, कॉर्ड। इसी लाइन सेगमेंट का एक स्पेशल नाम क्या होता है, कॉर्ड। इसे हिंदी वाले माध्यम वाले बच्चे क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, इसे जीवा। तो कॉर्ड कुछ नहीं होता, किसी भी सर्कल के ऊपर लाई करने वाले 2 पॉइंट को जब आप कनेक्ट करते हो, ये बात सिर्फ सर्कल के लिए नहीं, आगे आने वाली क्लासेस में जो भी फिगर होगा उसके लिए भी कॉर्ड की डेफिनेशन यही होती है कि उसके 2 पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो, जो भी लाइन सेगमेंट बनता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉर्ड कहते हैं। अगर आप छोटी सी स्पेशल बात यहां पर समझोगे, मान लेते हैं एक ये ऐसे करके जा रहा है एक और कॉर्ड, क्या ये कॉर्ड है, हाँ जी मास्टर, ये कॉर्ड है, क्योंकि सी और डी पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है और सी और डी पॉइंट दोनों के दोनों सर्कल में लाई कर रहे थे। लेकिन इस बार खास बात क्या हो रही है कि ये वाली कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रही है। अगर वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, अगर ये ओ, अगर मैं कहता हूं कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करती है उसको डायामीटर कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां के केस में बच्चों जो सीडी होगा, सीडी एक डायामीटर कहलाएगा, डायामीटर कहलाएगा। डायामीटर को हिंदी माध्यम के बच्चे व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। डायामीटर, डायामीटर क्या होता है बच्चों, डायामीटर कुछ भी नहीं है, ओ से लेके सी और उस ओ से लेके डी तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम कहेंगे रेडियस। रेडियस क्या था, फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि सेंटर से अगर किसी भी सरकमफरेंस के पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो वो रेडियस है। तो ओडी का लेंथ और ओसी का लेंथ बराबर होगा क्योंकि दे बोथ आर रेडियस, क्योंकि डी फिक्स्ड, डी एक सर्कल में लाई करने वाला पॉइंट है और ओ सेंटर है, तो दोनों को ज्वाइन किया, क्या बना, रेडियस। अगेन सी कौन है, सर्कल पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट है, जैसे हम उसे फिक्स्ड पॉइंट से कनेक्ट करते हैं क्या बनता है, रेडियस। तो हमें समझ में आया कि ये रेडियस है आर और ये भी रेडियस है आर। तो हमें ये भी तो समझ में आ गया कि जो CD है असल में ये R और R दोनों को जोड़ करके मिला 2R। तो कहीं ना कहीं जो डायामीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ये एक नियम भी पता चला कि जो डायामीटर होता है, डायामीटर वो कुछ और नहीं 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है बच्चों। ये कोई रटने वाली बात नहीं है, अभी देख करके आंखों से समझ में आ रही है सीधी सीधी बातें, तो अलग से कोई एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग से मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी, जो दिख रहा है मैंने वही बोला। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, 1 मिनट रुक जाओ, इसके भी तो नखरे पूरे नहीं होते। तो डायमीटर बराबर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, एक बात ये समझ में। और डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लार्जेस्ट कॉर्ड, यानी कि कॉर्ड क्या थी, कोई भी 2 पॉइंट को कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन अगर वही स्पेसिफिक पॉइंट्स ऐसे हो जाएं कि जाने वाला लाइन सेगमेंट सेंटर को पास करे तो उसी को हम डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर एक प्रकार की कॉर्ड ही है, लेकिन लार्जेस्ट कॉर्ड है। मैं आपसे अगर पूछूं एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड, क्या ये सही है, या एवरी कॉर्ड इज अ डायमीटर ये सही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ बताएंगे। ध्यान से सुनना कि एवरी कॉर्ड इज अ डायमीटर और एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड, इन दोनों में से विच वन इज ट्रू आप मुझे बताएंगे। समझ गए? तो आई होप आपको कॉर्ड समझ में आ गया। अब बच्चों अगर हम इसको समझे, थ्योरम क्या कह रही है, ये कह रही है इक्वल कॉर्ड्स। इक्वल कॉर्ड्स मतलब एक कॉर्ड फॉर एग्जांपल ए बी ले ली, 2 सर्कल के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने से लाइन सेगमेंट, एक सीडी ले ली, 2 अलग अलग, लेकिन इस तरीके से ली कि दोनों का लेंथ सेम है। हमने स्केल से मेजर किया, ये 5 था तो हमने ये भी 5 टाइप का ऐसा कुछ तो लिया। तो ए बी और सीडी का क्या है, इक्वल लेंथ की कॉर्ड्स है। बोल रहे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कॉर्ड का एंगल सबटेंड किसे कहते हैं, जैसे कोई भी कॉर्ड अगर आपके पास दे रखी है, फॉर एग्जांपल ए बी है, अगर सेंटर के साथ उसके दोनों एक्सट्रीम्स को आप कनेक्ट कर देते हो तो जो भी एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय दैट कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल हमें समझ में आ रहा है किसे कहते हैं। तो बच्चों यहां ये कहना चाह रहा है कि अगर कॉर्ड लेंथ सेम है, अगर ये और ये लेंथ इक्वल है, तो उस समय θ1 और θ2, थीटा एक ग्रीक लेटर है एंगल को मेजर करने के लिए,
एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये कह रहे हैं अगर ये ए बी और सी डी का लेंथ इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्ड ये वाले जो एंगल सबटेंडेड होंगे सेंटर पे वो भी पक्का इक्वल होंगे, ये थ्योरम कह रही है। तो इसको समझने के लिए हम कैसे कह सकते हैं, ये कह रहे हैं कि अगर ए बी और सी डी बराबर हैं, अगर इफ मतलब अगर बराबर है ए बी और सी डी, तो उस समय इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो ये बना रहे हैं सेंटर पे वो भी पक्का इक्वल होंगे, ये थ्योरम कहती है। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो, मान लेते हैं ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ भी 5 सेंटीमीटर, तो क्या हुआ, कॉर्ड इक्वल लेंथ की है, तो उस समय अगर ये एंगल 30 डिग्री बना है, आप अगर समझ पाए तो मुझे टाइम स्टैम्प के साथ बताना ये वाला एंगल कितना होगा। यानी कॉर्ड CD और कॉर्ड AB अगर सेम लेंथ के हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो अगर CD ने एंगल 30 डिग्री बनाया है सेंटर पे, तो आप मुझे बताओगे AB कितना एंगल बनाएगी। दिस इज गोइंग टू बी योर क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, ऐसे समझना है, कोई टेंशन मत लो, प्रूविंग बहुत प्यार से करेंगे, बहुत आराम से होती है, लेकिन अभी प्रूविंग के चक्कर में मेन सार जो एजेंस है वो खत्म ना हो जाए, इसलिए हमें समझते हुए चलना है। सारी थ्योरम पूरे चैप्टर की करा दूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन सब कुछ कराऊंगा, डोंट वरी। अब ये कहती है कॉर्ड, अब ये कहती है पिछली थ्योरम जो हमने पढ़ी उसका क्या है, ये रिवर्स है, कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ दी थ्योरम 2 है ये। तो ऐसा मत सोचो मैं लिटरली याद रखनी है थ्योरम, थ्योरम याद नहीं रखनी, अंडरस्टैंडिंग याद रखो कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा लिखूंगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हें ना चाहते हुए भी अपने आप याद हो जाएंगी सारी चीजें, याद बिल्कुल मत करना, समझो, अच्छा समझ गए, ठीक है। अब ये कह रहा है पिछली थ्योरम का ये कन्वर्स है। पिछली थ्योरम क्या कहती थी, अगर कॉर्ड लेंथ इक्वल है तो एंगल सबटेंडेड भी इक्वल होगा, लेकिन ये कह रही है कि अगर कॉर्ड ऑफ सर्कल, अगर ये बोल रही है एंगल सबटेंडेड अगर इक्वल है, यानी इसका मानना है कि इस बार अगर एंगल सबटेंडेड इक्वल है तो कॉर्ड लेंथ भी इक्वल होगी। मैं समझाता हूं, यानी अगर θ1 और θ2 एक जैसे हैं, इस बार ए बी और सी डी के बारे में नहीं पता था, अगर तुम्हें सिर्फ ये दिख रहा है कि ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो अगर सी डी जितना है ए बी भी पक्का उतना ही होगा फिर। यानी अगर एंगल सबटेंडेड इक्वल है तो कॉर्ड लेंथ भी सेम होगी, ये कह रही है थ्योरम। उदाहरण से समझो, अगर आप देखोगे यहां पे एग्जांपल में, अगर एंगल दिख रहा है भाई दोनों का 30-30, यानी कि ये वाली कॉर्ड ए बी जो है सेंटर पे एंगल बना रही है 30 डिग्री सबटेंड कर रही है, सी डी कॉर्ड भी सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है 30 डिग्री। अब इस सिनेरियो में क्या होगा बच्चों, अगर ए बी का लेंथ 5 सेंटीमीटर है, अगर ये 5 है, CD कितना होगा, तो CD भी 5 ही होगा। मैंने बता दिया, चलो मैंने बता दिया आप लोग। तो कहने का मतलब है अगर AB 5 सेंटीमीटर दे रखा है, कोई पूछेगा CD कितना सेंटीमीटर होगा, मैं ही बता रहा हूं वो 5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि दोनों जो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल जब सबटेंड करती हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों का कॉर्ड लेंथ भी सेम था। समझ लो, पिछले वाले का कन्वर्स, पहला वाला क्या कहता था, अगर लेंथ सेम है तो एंगल सेम होगा, ये कहता है अगर एंगल सेम दिखाई दे रहा है तो हो ना हो इनकी लेंथ पक्का सेम टू सेम होगी, कॉर्ड लेंथ सेम होगी। ये काम आते हैं क्वेश्चन करते समय, इसलिए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। थर्ड, अगली थ्योरम क्या कहती है, फोर्थ, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी कि एक कॉर्ड हम कोई ले लेते हैं, कोई भी एक कॉर्ड जनरली ले सकते थे, मैंने कॉर्ड ए बी ली, ये सर्कल का सेंटर है सेंटर O। ये कहती है थ्योरम कि अगर सेंटर O को आप कनेक्ट करते हो किसके साथ, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट कहीं ढूंढोगे, मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर होगा, तो ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां से 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर इधर हो, बीच का पॉइंट। तो मिड पॉइंट को अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से जब भी कनेक्ट करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो हमेशा इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगा। मैं नहीं कह रहा, थ्योरम बोल रही है ऐसा होता है, हम इन्हें प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। तो ये OM क्या हुआ बच्चों, OM को मैंने परपेंडिकुलर नहीं डाला, मैंने कोई परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉप किया, मैंने सिर्फ ढूंढा AB का मिड पॉइंट कहां पे, मुझे M मिला, मैंने उस O को उस M के साथ जैसे ही जोड़ा और जैसे ही लाइन सेगमेंट बना, मैंने मेजर किया तो OM का AB के साथ जो बना हुआ एंगल था बच्चों वो कैसा था, 90 डिग्री था। मैं बना के नहीं दिखा रहा यहां पे लिख रहा हूं, क्योंकि उससे ऐसा ना लगे कि हमने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, हमने ड्रॉप नहीं किया। AB का मिड पॉइंट हमने ढूंढा, हमने सेंटर ऑफ द सर्कल को उस मिड पॉइंट के साथ जैसे ही कनेक्ट किया, ऑटोमेटिकली हमें दिखा कि ये और ये आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो अगर AM बराबर MB है, अगर AM बराबर MB का मतलब M मिड पॉइंट है, तभी तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, अगर ऐसा है तो हो ना हो सेंटर से कनेक्ट करने से उस मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो पक्का परपेंडिकुलर होगा AB के। गॉट इट। एक उदाहरण से समझ लो, जैसे कि बेसिकली AM अगर 3 सेंटीमीटर है, MB भी 3 सेंटीमीटर, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल दिखाने के लिए कि दोनों इक्वल लेंथ के। तो इसका मतलब आपने सेंटर से कनेक्ट किया मिड पॉइंट को, खत्म। तो पक्का ये जो OM ने एंगल बनाया AB के साथ वो कैसा होगा, 90 डिग्री, यानी OMA या फिर OMB 90 डिग्री है, दैट्स इट। अब अगली थ्योरम जस्ट इसका कन्वर्स है, वो कहती है कि अगर आपने परपेंडिकुलर देख रहे हो, आपको कोई एक कॉर्ड दिखी,
आपने कॉर्ड देखी, आपने उस कॉर्ड पे जानबूझकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया सेंटर से, जानबूझ के, बिल्कुल नाप नूप के आपने एक परपेंडिकुलर, सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। वो कहता है कि वो कॉर्ड को दो हिस्सों में बांट के रहेगा। आप कुछ भी कर लो, उल्टा है पिछली थ्योरम का। पिछली थ्योरम कहती थी कि अगर आपने मिड पॉइंट को कनेक्ट किया सेंटर से तो पक्का 90 डिग्री होगा। इस बार कह रहा है अगर आपने 90 डिग्री डाला है तो पक्का वो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा वो पक्का मिड पॉइंट होगा। आप मेरी बात समझ, उसका ही जस्ट कन्वर्स है। यानी इफ अगर OM इस बार परपेंडिकुलर है AB पे, अगर OM जबरदस्ती परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया AB के ऊपर, तो पक्का हर हालत में बच्चों ये जो AM का और MB का डिस्टेंस होगा ये सेम होगा, यानी M मिड पॉइंट होगा। तो इसको ना हम थ्योरम को यूज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसमें। वो थ्योरम कैसे यूज होती है कि सेंटर ऑफ द सर्कल से कभी भी कोई परपेंडिकुलर जैसी कॉर्ड पे ड्रॉप होता है उसे बाइसेक्ट करता है। सीधे हम कहते हैं थ्योरम का रेफरेंस, हम कहते हैं भाई सेंटर ऑफ द सर्कल से जैसे ही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किसी भी कॉर्ड के ऊपर, कॉर्ड कोई भी हो सकती है, ये भी एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो भाई अगर ये 3 है ना तो ये भी 3 ही होगा। फिर इसमें क्यों एक बट कुछ नहीं चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो बच्चों इस प्रकार से बहुत सिंपल सी बात है मास्टर। अभी हम आगे बढ़े, अगली थ्योरम कहती है कॉर्ड्स ऑफ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर ऑल द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने सेम लेंथ से रिलेटेड थ्योरम 2। थ्योरम क्यों कहती थी कि अगर इनका सेम लेंथ है, जो कि अगर मैं बोल रहा हूं अगर है, क्योंकि हमारे केस में है तो सेम लेंथ, अगर तुमने नापा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, अगर इनका लेंथ सेम है तो ऐसी कंडीशन में हमारी थ्योरम 2 कहती थी कि ये अगर एंगल सबटेन करेगा 45 डिग्री, मुझे बताओ ये कितना एंगल सबटेन करेगा सेंटर पे, आप मुझे बताओ। थ्योरम 2 में आपने पढ़ा अगर ये 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की है और ये अगर 30 डिग्री का एंगल सबटेन कर रही है सेंटर पे, मुझे बताओ ये कितना सबटेन करेगी। थ्योरम नंबर 2 अगर आपको आई है तो आप बता पाओगे, टाइम स्टैम्प के साथ बताना। अब ये थ्योरम क्या कहती है? ये कह रही है कि अगर दो इक्वल लेंथ की कॉर्ड्स हैं, जिन्हें इन शॉर्ट में इक्वल कॉर्ड्स कहते हैं, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स में अगर आप कभी भी इक्वल कॉर्ड्स आपको दिख रही हैं तो आप अगर उनका डिस्टेंस मेजर करोगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल तो आप पाओगे वो इक्वी डिस्टेंट है, यानी दोनों का डिस्टेंस सेंटर से सेम है। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं किसी भी पॉइंट से लाइन की, तो हम पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप जो करते हैं उसी लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। क्योंकि यहां पे हो सकता है कोई बोले डिस्टेंस ये होगा क्या, ये होगा क्या, ये होगा क्या, ये होगा क्या, ये कौन सा होगा डिस्टेंस लाइन के साथ? वो जो कि परपेंडिकुलर होगा। तो हमेशा बच्चों आपको जब भी कभी ऐसी कुछ चीज दिखे तो आप समझ जाओ। तो ये क्या कह रहे हैं, अगर लेंथ इनका इक्वल कॉर्ड लेंथ है तो उस केस में जो पॉइंट से यानी सेंटर ऑफ द सर्कल से जो दोनों का डिस्टेंस होगा कॉर्ड्स का वो भी इक्वल होगा, यानी दोनों के दोनों सेंटर ऑफ द सर्कल से इक्वी डिस्टेंट होंगी। इस चीज को यहां समझ लो। तो जैसे उसने डिस्टेंस का तो मुझे दोनों में परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन में है कि अगर AB और CD बराबर है, अगर ये कॉर्ड और ये कॉर्ड बराबर है तो पक्का OM का डिस्टेंस ON का डिस्टेंस भी बराबर होगा। दिस इंप्लाइज कि ये भी होगा, ये मतलब है इसका। अगर आप इसे ऐसे समझना चाहते हो तो इसका मतलब है अगर AB का लेंथ और CD का लेंथ मान लेते हैं बराबर है 5 सेंटीमीटर, तो उस समय बच्चों OM का लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर आया, हमने OM मेजर किया, तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि ON कितना होगा, ON भी पक्का ही 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों कॉर्ड लेंथ इक्वल थे। तो दोनों के दोनों सेंटर ऑफ द सर्कल से इक्वी डिस्टेंट भी होंगे। बेसिक, बहुत बेसिक। अब हम बढ़ते हैं आगे। हो गया क्या? नेक्स्ट थ्योरम आ गई, वही चल रही है क्या? एक बच्चों रुक जाओ, अच्छा 7 आ गई, 7वें को मैंने एक साथ ही लिख दिया। अच्छा उदाहरण साथ साथ दे दिया इसलिए लग रहा था। कॉर्ड्स ऑफ सर्कल दैट आर, उसी का जस्ट ऑपोजिट, कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 6। कॉर्ड्स ऑफ सर्कल दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सर्कल हैव इक्वल लेंथ। अभी क्या था, इस वाले केस में था कि अगर आपके कॉर्ड, ये आपके कॉर्ड लेंथ अगर इक्वल है तो इनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा, यानी कि सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगी दोनों कॉर्ड्स। लेकिन अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है अगर हमने पहले से देखा कि जो डिस्टेंस है इनका कॉर्ड्स का वो सेंटर से मेजर किया, दोनों सेम आ रहे, यानी हमने देखा ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, दोनों का कॉर्ड इक्वी डिस्टेंट है दोनों सेंटर से। 2 कॉर्ड्स हमने देखी, 2 से ज्यादा कोई भी देखी, हमने 2 कॉर्ड्स देखी, इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस जो है इस कॉर्ड का भी सेंटर से वही डिस्टेंस है, तो पक्का ये दोनों कॉर्ड भी सेम लेंथ की है। यानी कि अगर OM और ON बराबर है तो हो ना हो पक्का 100-200% ये AB और CD भी बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है मास्टर। सिंपल सी बात है, अगर ये 3 सेंटीमीटर मेजर किया और ये भी 3 सेंटीमीटर मेजर किया, हमने सेंटर ऑफ द सर्कल से जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करके डिस्टेंस पता किया 3 मिला, इसका भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके डिस्टेंस पता किया तो 3 मिला, दोनों 3-3 सेंटीमीटर मिले। अब चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये वाला भाई जितने लेंथ का होगा उतने ही लेंथ का वो भी होगा, यानी AB अगर 5 सेंटीमीटर का है तो CD भी 5 ही होगा। कन्वर्स पिछले का। अगली थ्योरम कहती है लेट AB एंड DE ऑफ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर। ये थ्योरम बहुत सिंपल है।
ये कहती है आपके पास दो कॉर्ड्स है, एक ए बी और एक डी। आपको देखने से दिख रहा होगा कि ए बी बड़ी है और डी ई छोटी है। जो दो कॉर्ड है, एक बड़ी एक छोटी, अगर आपको पता है उनकी लेंथ एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, अभी फिलहाल दिख रहा है। तो ए बी अगर बड़ा है डी से, तो वो जो बड़ी वाली कॉर्ड है वो सेंटर से जो डिस्टेंस रखेगी वो छोटा रखेगी, यानी कम रखेगी, और जो छोटी वाली कॉर्ड थी उसका सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा होगा। शायद आपको दिख भी रहा होगा इस फिगर में। वहां देखोगे तो शायद कंफ्यूजन के चांसेस होंगे, नीचे देखोगे क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। लंबी कॉर्ड छोटी कॉर्ड, लंबी कॉर्ड सेंटर से कम दूरी पर है, छोटी कॉर्ड सेंटर से ज्यादा दूरी पर है। दैट्स इट, थ्योरम खत्म। ये पिछले साल नहीं थी, इस साल है आपके उसमें वाली थ्योरम। समझ में आ रही है बात? हमें सेंटर से हमेशा क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप करके देखना है। तो जो जितनी छोटी कॉर्ड होती रहेगी वो सेंटर के उतना दूर होती चली जाएगी। इसे कॉमन सेंस से भी समझना, जितनी छोटी कॉर्ड होगी वो सेंटर से उतना दूर चले जाएगी, जितनी बड़ी कॉर्ड होगी वो सेंटर के उतना पास आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 9 कहती है, ये भी बड़ी प्यारी थ्योरम है, 10th में बहुत यूज होता है इसका। ये कहती है कि आर्क, बच्चों आर्क क्या होती है? जैसे दो पॉइंट्स है मेरे पास ए और एक बी, फॉर एग्जांपल। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक बार के लिए कनेक्ट करता हूं, ए से लेके बी को, तो आप ध्यान से देखना, मैं आपको कुछ चीज समझाने की कोशिश करता हूं। एक काम करता हूं, इसको सॉलिड लाइन से कनेक्ट कर लेता हूं ताकि मैं कुछ काम कर सकूं। देखो, जैसे ही कोई कॉर्ड क्या करती है, एक सर्कल को दो भागों में बांटती है। जब भी आप दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो सर्कल के ऊपर, तो एक कॉर्ड फॉर्म होती है। वो कॉर्ड क्या करती है बच्चों, सर्कल को दो हिस्सों में बांटती है। एक हिस्सा तो हो जाएगा, कौन सा कलर करूं इसके ऊपर, एक हिस्सा हो जाएगा ये ब्लू वाला। इनको कहते हैं सेगमेंट्स। यानी कॉर्ड क्या करती है, सर्कल को दो सेगमेंट में बांटती है। एक सेगमेंट ये ब्लू वाला दिख रहा होगा और एक सेगमेंट आप लोगों को अगर देख पा रहे होंगे तो ग्रीन वाला दिख रहा होगा। इसको कहते हैं, छोटे वाले को कहते हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको यहां पर, इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट कब बनता है बच्चों, जब कोई एक कॉर्ड आप ड्रॉ करते हो सर्कल में, तो कॉर्ड हमेशा सर्कल के दो हिस्से करती है, एक छोटा एक बड़ा। ये माइनर सेगमेंट, और ये ब्लू वाला क्या हो गया बच्चों, इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। इसको क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। ये छोटी सी जनरल नॉलेज की बात मैंने आपको बता दी, एज सच इसका कोई यूज नहीं है यहां पर, बट बता दी। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट हमें समझ में आ रहा है। जब भी कोई कॉर्ड आप सर्कल में ड्रॉ करोगे, सर्कल को पक्का दो हिस्सों में बांटेगी, एक बड़ा होगा मेजर, एक छोटा होगा माइनर। सेगमेंट कहते हैं इनको यहां पर, ठीक है ना। जीवा खंड कहते हैं हिंदी में, क्यों? क्योंकि कॉर्ड को जीवा कहते थे, जीवा से बना हुआ खंड, जीवा खंड हिंदी में। तो अब इधर देखो, ये अब इसमें छोटी सी बात सुन, ये आपको एक चीज और यहां पे बच्चों समझ में आनी चाहिए। वो बात क्या है मैं आपको बताता हूं। वो बात ये है कि ये जो ए बी नाम की कॉर्ड थी, इस ए बी कॉर्ड का ये अगर आप सर्कुलर पार्ट देखोगे, जो आर्क बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आर्क, ये वाला, ये इसकी आर्क है। ये क्या है इसकी आर्क, आर्क लेंथ पढ़ते हैं इसे, क्या पढ़ते हैं, आर्क लेंथ। ये कहीं ना कहीं माइनर आर्क लेंथ है और ये वाली कहीं ना कहीं मेजर आर्क लेंथ हो गई, व्हाइट वाली जो लाइन दिख रही है। एक बार फिलहाल इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा गया कि जैसे कोई भी जो सेंटर पे एंगल बनाती है कोई भी आर्क, जैसे ए बी की, अगर हम ए बी के फोकस करो, सिर्फ इस वाले सेगमेंट को फोकस करो, पिज्जा की इस वाली स्लाइस को, तो इसमें जो ये वाला जो आपको सेगमेंट दिखाई दे रहा है, इसे बेसिकली सेक्टर कहते हैं, सेगमेंट नहीं कहते। ये जो दो रेडियस जब आर्क के साथ, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये तीसरी क्या है, आर्क है। तो इससे जो मिलकर के फिगर बना, जो कि अभी ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर है, उससे कहते हैं सेक्टर। ऐसे ही बता रहा हूं, सेक्टर। हिंदी में त्रिज्य खंड कहते हैं, सेंसिबल है, क्योंकि हिंदी में रेडियस को त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या से बना हुआ खंड है, खैर ज्यादा नहीं। भी फिलहाल के लिए आप देखोगे, जैसे ही ये जितना भी एंगल, ये आर्क जितना भी एंगल सेंटर पे बनाती है, उसका आधा एंगल वो नॉन आर्क वाले पॉइंट पर या आउटसाइड दी आर्क बनाती है। मतलब इस सिनेरियो में ये ए बी क्या हो गई, आर्क कहला रही है। ए बी क्या कहला रही है, आर्क कहला रही है, आर्क है ये, आर्क ए बी, ये वाली। ये जो ये वाला हिस्सा है, बाकी का जो ये रेस्ट हिस्सा है, बी से लेके सी से होकर ए तक आने तक का, ये बेसिकली आउटसाइड द आर्क कंसीडर किया जाएगा। आप मेरी बात समझ लो। तो इसीलिए ना मैं एक काम करता हूं बच्चों, अब वो मेजर एक मिनट रुक जाओ, मैं एक काम करता हूं, इसको कॉपी करता हूं, फिर पीछे कुछ करामात करूंगा। इसको कॉपी कर दिया, क्योंकि यहां पे सेगमेंट समझा दिया था, अब यहां पे कुछ और समझा रहा हूं। यहां पे क्या समझा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। वैसे तो क्लियर ही है, देखा जाए तो मेरे हिसाब से क्लियर ही है, यहीं पर समझाने में सही है शायद। तो ये वाला जो पार्ट है ए बी का, ये जो ये बच्चों जो ए बी वाला पार्ट है, इसको ऐसे लिखते हैं, ए बी आर्क। ये कौन है, ए बी आर्क, ये ए बी आर्क है, ठीक है, ए बी आर्क का इलाका। बाकी अगर आप बी से सी और सी से ए पे जा रहे हो, यानी कर्व करके बी सी ए, ये जो व्हाइट कलर का पार्ट है, ये बेसिकली
ये एक तरह से अभी के केस में हम कहेंगे आउटसाइड ऑफ ए बी आर्क, ये आउटसाइड ऑफ ए बी आर्क है। ए बी आर्क क्या, तो ये थ्योरम सिर्फ इतना कह रही है कि जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है वो आउटसाइड आर्क में लिए गए किसी भी पॉइंट के एंगल से दो गुना होता है, क्योंकि आर्क तो ये है ए बी में, और आउटसाइड द आर्क बी से लेकर के ए के बीच में कोई भी लिया हुआ पॉइंट हो सकता है, जैसे सी लिया। तो अगर ये सी के साथ उस आर्क ने अगर जो एंगल बनाएगी थीटा सेंटर पे, वो क्या बनाएगी, उसका दो गुना एंगल। बहुत सिंपल है। इसको सिंपल अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझो, जैसे हमारे पास फॉर इंस्टेंस बच्चों यहां पर मैंने कहा कि मेरे पास, एक मिनट, मैंने कहा कि सेंटर से मान लेते हैं इसे कनेक्ट किया, एक सेकेंड, सेंटर से ऐसे कनेक्ट किया और ये एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री बन रहा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो उसी समय अगर आप कोई भी एक पॉइंट यहां पर मेजर करते हो और आप इस एंगल को देखने की कोशिश करते हो कि ये एंगल कितना होगा, तो पहले आप खुद पॉज करके बताओ, सच सच बताना कि क्या आपने भी यही कहा था जो मैं लिखने वाला हूं? क्या आपने भी इसका आंसर 30 डिग्री लिखा था कि 120 डिग्री लिखा था? 30 डिग्री लिखना चाहिए। सेंटर के साथ जो एंगल बनता है उसका आधा वो होता है, या दूसरे शब्दों में वहां जो बना है सेंट्रल एंगल उसका दो गुना होता है। मेरी बात समझ, इतनी सी ही बात यहां पर बार बार कही जा रही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम बहुत प्यारी है, थ्योरम नंबर 10। ये कहती है अगर ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इनको जोड़ने से एक लाइन सेगमेंट बना, तो ए बी लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ, या तो उस तरफ या तो इस तरफ, उस तरफ हमने दो पॉइंट्स इस तरीके से कंसीडर किए कि ये सेगमेंट उनके साथ जो एंगल बना रहा है वो इक्वल है। यानी एक पॉइंट सी और एक पॉइंट डी दोनों एक तरफ ही लेने ए बी के, या तो ऊपर ही ले लेते या नीचे ही ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ऊपर एक नीचे, ऐसा नहीं। तो जब आप दोनों पॉइंट एक ही तरफ लेते हो और इस तरीके से लेते हो कि ये लाइन सेगमेंट उस पॉइंट के साथ जो एंगल बना रहा है, जैसे ये ए बी ने जो एंगल सबटेन किया θ1 और ए बी ने इसके साथ जो एंगल सबटेन किया θ, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अगर आप बिल्कुल आपके पास जो भी डी वगैरह प्रोटेक्टर होता है उससे नाप रहे हो और आपने देखा जितना एंगल ये उस तरह से पॉइंट चूज किया उतना ही एंगल वो बनाया, ऐसा हो सकता है, हम कर सकते हैं ऐसा काम। तो अगर ये दोनों एंगल सेम, अगर ये दोनों सेम है, अगर θ1 और θ2 सेम है, तो ए बी सी डी ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं, यानी कि एक ही सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। इसे वर्ड क्या बोलते हैं? कॉन्साइक्लिक। क्या आप मेरी बात समझे? जैसे कोलिनियर एक ही लाइन में, कॉन्साइक्लिक एक ही साइकिल यानी एक ही सर्कल के ऊपर। तो अगर आपको यकीन ना रहो, ये देखो मैंने वही सेम फिगर को बस अगले उसमें ज्वाइन करने की कोशिश की। देखो चारों पॉइंट ए बी सी डी, ए बी सी डी चारों पॉइंट क्या हो गए? कॉन्साइक्लिक हो गए, सर्कल के ऊपर लाई कर गए। ये तभी संभव है जब ए बी नाम का जो लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ दो पॉइंट को इस तरीके से लिया जा रहा है कि ए बी पॉइंट उन दोनों पॉइंट के साथ सेपरेटली जो एंगल बना रहा है वो इक्वल निकल रहा है। ए बी सी के साथ और ए बी डी के साथ अगर एंगल इक्वल निकल रहा है तो 100% बच्चों ये वाले ए बी सी डी चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे, यानी एक ही सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ये समझाने की कोशिश कर रहा था। ये क्वेश्चंस में डायरेक्टली काम आएंगी चीजें, और मुझे पता है कि क्वेश्चन करते समय प्रूविंग बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए, कराऊंगा मैं तुम्हें, डोंट वरी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। कई बच्चे प्रूविंग के चक्कर में रट रट के बेचारे असली जो एजेंस है वही खो देते हैं। जब तुम्हें ये सब समझ में आएगा तो कभी तो तुम्हारे मन में भी क्यूरियोसिटी आएगी ना कि यार ये प्रूव भी कर लेते तो मजा आएगा। वो वाली क्यूरियोसिटी अच्छी होती है, रादर देन कि ले भाई पहले ये कर तभी क्वेश्चन करियो। जब तुम इसमें मास्टर हो जाओगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा मन करेगा मास्टर प्रूविंग करते हैं यार, आज मजा आ जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ। एक चीज होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको हिंदी में कहते हैं चक्रीय या चतुर्भुज। बहुत प्यारा टॉपिक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बच्चों इस तरह का फिगर होता है, यानी कि एक ऐसा फिगर जहां पर आपका जो सर्कल होता है क्वाड्रिलेटरल। सरल शब्दों में मैं कैसे समझाता हूं इसे बच्चों को, क्योंकि दो तरह के हो सकते हैं बच्चों। एक तो ये जो मैंने बनाया, एक तो ये जो दिख रहा होगा आपको फिगर, और एक फिगर बच्चों होता है, यस, एक फिगर ये होता है। ये दोनों फिगर में आप फर्क करो। मैं बच्चों से हमेशा पूछता हूं, आई एम सॉरी यार मैंने तो सेम टू सेम ही बना दिया मास्टर। ये अरे मुझे हो क्या गया मास्टर? रुक जा दादा रुक जा। मुझे क्या हो रहा है? कभी कभी हो जाता है क्या से? आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी भाई, भाई मालिक गलती हो गई। अरे ये मैं कर, व्हाट्स रॉन्ग विद मी? व्हाट्स रॉन्ग विद मी? एक नहीं है नहीं भाई, मुझे इतना भयंकर इल्यूजन हो रहा है ना ऑप्टिकल, मुझे एक जैसे लग रहा है। शायद मैंने पहले भी बनाया होगा लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एक जैसे लगे, पता नहीं क्यों भाई। अगर आप देखोगे तो बच्चों इस केस में अगर आप देखोगे, अगर मैं कहता हूं कि इन दोनों में से कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, तो हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। आपको रहना नहीं चाहिए, जैसे मास्टर की तोते उड़ गए थे ना। तो लेकिन मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखता हूं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हैं, अब वो इक्वल हो नॉन इक्वल हो कुछ भी हो हमें मतलब,
लेकिन उसके जो 4 के 4 वर्टेक्स हैं, अगर 4 के 4 वर्टेक्स कौन साइक्लिक हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, अदरवाइज साइक्लिक नहीं है। कौन साइक्लिक मतलब चारों वर्टेक्स को देखो, अगर वो चारों वर्टेक्स एक ही सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके चारों वर्टेक्स कहां से हैं? सर्कल के ऊपर। सर्कल के ऊपर तो कुछ और ही है, यहां पे सर्कल के ऊपर तो कुछ और ही है, वर्टेक्स तो बेचारे बाहर झूल रहे हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सिंपल डेफिनेशन होती है कि क्वाड्रिलेटरल है, 4 वर्टेक्स होंगे, चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर अगर फॉल कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा बच्चों कि हम कहेंगे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस जब भी आते हैं, दो इसकी प्रॉपर्टीज अगर आपको ध्यान रहती है तो आप कोई भी क्वेश्चन निपटा सकते हो। दो प्रॉपर्टीज हैं कि ऑल द 4 वर्टाइसेस आर कॉनसाइक्लिक, दैट इज मस्ट बी लाइंग ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। पहला ही पॉइंट जो इसकी डेफिनेशन ही बताता है। तो इसके चारों जो वर्टेक्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, अगर वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं या कॉनसाइक्लिक है तो हम कहेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सेकंड नंबर की चीज, सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ दी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री इन नेचर। मतलब अगर ऑपोजिट एंगल हम देखें, ये एंगल डी और ये एंगल बी को बच्चों अगर हम देखें, ये दोनों एंगल यानी कि दोनों एंगल डी और एंगल बी सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री सम होता है जिन दो एंगल्स का। जैसे 20 डिग्री और 160 डिग्री एक सप्लीमेंट्री पेयर है क्योंकि दोनों को जोड़ के 180 होता है, हिंदी में से संपूरक कोण कहते हैं। आप मुझे बताओगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है टाइम स्टैम्प के साथ। अगर 30 डिग्री एक एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा, आप मुझे बताओगे। कॉम्प्लीमेंट्री पूछा, सप्लीमेंट्री मत बताना। इसी प्रकार से बच्चों इतना ही नहीं बल्कि एंगल ए और एंगल सी को जब आप जोड़ते हो तो वो भी कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो कुल मिलाकर के यहां ये प्रूव होते हैं, बहुत प्यार से प्रूव होती है, प्रूविंग होती है इनकी, बहुत प्यार से होती है, बहुत मजेदार तरीके से होती है, मजा आता है नेक्स्ट लेवल का। तो चिंता ही नहीं करनी, बहुत मजा आता है। थोड़ा बहुत ट्राइंगल्स का भी यूज होता है तो हम देखिए। तो फिलहाल दो प्रॉपर्टी होती है मास्टर कि यानी कि ये हमें समझ में आ गया कि जो एंगल्स होते हैं इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इसके इक्वल है, इक्वल से इसका बिल्कुल सेंस नहीं है। बस इनको एक जैसे रिलेटिविलिटी दिखाने के लिए सेम सिंबल का यूज कर रहा हूं, डबल डबल का, लेकिन ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि ऊपर से अगर मैं छोड़ के चल जाऊंगा, कोई नोट्स पढ़ेगा तो वो कह सकता है कि ए सी के बराबर है, मास्टर ये कहना चाह रहा है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं कहना चाह रहा हूं इनकी रिलेटिबिलिटी दिखाने के लिए दोनों को सेम चीज दिया। अदरवाइज ए और सी का सम 180 होगा, डी और बी का सम 180 होगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं बच्चों सप्लीमेंट्री नेचर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 11, द सम ऑफ द टू ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो मैंने आपको बता दिया, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इसकी प्रूविंग हम समय आने पर बहुत प्यार से करेंगे, मास्टर पे भरोसा रखो तुम बस, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, ठीक है। अभी हम आते हैं आगे, थ्योरम नंबर 12, इफ टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एड अप टू 180 डिग्री देन द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज ऑन अ सर्कल दैट इज देयर कन्वर्स मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि अगर हमने कोई क्वाड्रिलेटरल देखा, उसके अगर दो ऑपोजिट एंगल का योग 180 डिग्री है तो वो चारों पॉइंट कौन साइक्लिक होंगे। यानी कौन साइक्लिक होने का एक ही मतलब हुआ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। इसका मतलब यानी सरल शब्दों में एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट एंगल का जो योग है, सम है, वो 180 डिग्री है, तो वही जो क्वाड्रिलेटरल है वो पक्का कौन साइक्लिक है फिर, सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है फिर, क्योंकि मतलब उल्टा है ना इसका। क्योंकि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, नहीं सप्लीमेंट्री होता है। अब ये उल्टा स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर हमने एंगल का सम देखा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी, ये तो खैर होगा ही नहीं, अगर किसी ने आपको बच्चों ऐसा कुछ कहा, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल और सरल शब्दों में बात करता हूं, क्या स्क्वायर को जानते हो? स्क्वायर के बारे में कितने बच्चे जानते हैं कि 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है? जानते हो स्क्वायर के बारे में या रेक्टेंगल के बारे में? ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी जानते हो कि नहीं जानते? अब मुझे बताओ, आपसे क्वेश्चन है, क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? क्योंकि स्क्वायर भाई क्वाड्रिलेटरल ही होता है। अब मैं कह रहा हूं ये स्क्वायर है, मैंने बोला कि एंगल इसके 90, ये भी 90, ये भी 90, 90 90 होते हैं एंगल्स। मैंने बोला अगर ये 90 90 डिग्री रखने वाला है, कोई क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, मुझे सिर्फ इतना बताओ क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुझे बताओ, ठीक है। देखते हैं कितना बताओ। तो हमने ये देख लिया, ये बात बता लगी थी, और इस थ्योरम को ध्यान से पढ़ना तो जवाब मिल जाएगा पिछले क्वेश्चन का। इस प्रकार से बच्चों हमारे पास कुल मिलाकर के थ्योरम 12 थी। देखो इसके आगे क्वेश्चंस हैं, डोंट वरी, सारे क्वेश्चंस लेकर के आ रखा हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य जो था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। पूरा चैप्टर की थ्योरम्स नहीं पड़ेगी, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताना क्या समझ में आया कि नहीं है, कौन से नंबर की थ्योरम में प्रॉब्लम हुई, क्या 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स मुझे देना चाहोगे कि 12 की 12 थ्योरम मास्टर तुमने सही पढ़ाई, या मुझे 0 आउट ऑफ 12 देना चाहोगे कि मास्टर 0 कि कुछ भी समझ नहीं आया तुम्हारा पढ़ाया लिखा है, पढ़ाने लिखाना छोड़ दो? बोल दिया मेरे भाई, छोड़ दूंगा मैं, एक बार लिख के चले जाइए कमेंट सेक्शन में,
कि छोड़ दो मास्टर पढ़ाना लिखाना, और नहीं तो लिखियो कि मास्टर एक्सरसाइज करते हैं तोते उड़ाते हैं, एक करके, ठीक है। अगर वीडियो तुम लोगों को पसंद आएगा, मुझे लाइक चाहिए, कम से कम 2-5 हजार लाइक चाहिए, एग्जैक्टली बोलता हूँ तो 2051 लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो में, उससे ज्यादा मत करिए। 2051 लाइक चाहिए बच्चों। हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप कर सकते हो वीडियो का। अभी के लिए यार इतना ही, ठीक है ना। आराम से करो, एक्सरसाइज में मिलते हैं इसकी। मुझे लग रहा कि समझ में आया, तुम्हें लग रहा कि नहीं लग रहा? लग रहा तो मुझे नीचे जरूर बताने की हो रही है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, सी टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।